नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शिक्षा दर्शन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी आलोचना का विकास के बारे में। हिंदी आलोचना का विकास क्रम क्या है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं फटाफट शुरू। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आलोचना का विकास क्रम। हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि हितरंगिनी के लेखक कृपाराम हिंदी के पहले काव्य शास्त्री थे, लेकिन हिंदी में काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले आचार्य केशव ने ही किया, जिसका अनुकरण परवर्ती रीतिकालीन आचार्यों और लक्षणकारों ने किया। हिंदी में वार्ता ग्रंथों, भक्तमालों और उनकी टीका ग्रंथों के रूप में आलोचना की जो प्राचीन परंपरा मिलती है, वह निस्संदेह हिंदी आलोचना का प्रवेश द्वार है। लेकिन आचार्यत्व और कवित्व के एकीकरण के इस दौर में आलोचना लक्षण, उदाहरण और टीकाओं तक ही सीमित थी। हिंदी आलोचना के विकास को हम निम्न अवस्थाओं के अंतर्गत देख सकते हैं। भारतेदु युग। भारतेदु काल में जैसे ही साहित्य रीतिकालीन अंतःपुर के लीला विनोद से निकलकर जन समूह के हृदय के जनपद पर अग्रसर हुआ, हिंदी आलोचना भी अपने युगीन साहित्य को समझने और उसकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के अनुरूप रीतिकालीन केंचुल को उतार कर एक नए चाल में ढल गई। इस युग के प्रमुख रचनाकार बालकृष्ण भट्ट के साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। सूत्र से साहित्य को परिभाषित किया तो हिंदी आलोचना भी उसके साथ होकर जनसमूह की भावनाओं की सारथी बन गई। इस काल में आलोचना पत्र पत्रिकाओं के लेखों, टिप्पणियों और निबंधों से विकसित हुई है। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधानिधि, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं के लेखों में साहित्य और देश की समस्याओं पर सोचने विचारने और समाधान निकालने की प्रक्रिया में इस युग की आलोचना दृष्टि विकसित हुई। इस युग में यदि नाटक प्रमुख साहित्यिक विधा थी तो आलोचना का प्रारंभ भी नाटक के स्वरूप पर सैद्धांतिक विवेचन से हुआ। भारतेदु ने अपने नाटक विषयक लेख में नाटकों की प्रकृति, समसामयिक जनरुचि और प्राचीन नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता पर विचार किया, इसलिए भारतेदु को हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना जा सकता है। भारतेदु के कार्य को बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ने आगे बढ़ाया। इस युग में किसी संपूर्ण कृति के गुण दोषों की समीक्षा की शुरुआत प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई। प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी के एक अंक में बाणभट्ट की कादम्बरी की प्रशंसात्मक आलोचना की और एक अन्य लेख में बाबू गदाधर सिंह द्वारा बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना करते हुए उपन्यास के अंतरंग बहिरंग दोनों पक्षों पर विचार किया है। प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी में ही लाला श्रीनिवासदास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की। संयोगिता स्वयंवर की समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने भी सच्ची समालोचना शीर्षक से हिंदी प्रदीप में की। भट्ट जी ने ऐतिहासिक आख्यानों के साहित्यिक उपयोग, देश काल, पात्रों की स्वाभाविकता और रचना की जीवंतता के आधार पर आलोचना की। द्विवेदी युग। भारतेदु के बाद हिंदी आलोचना ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे अधिक प्रभाव रहा। आचार्य द्विवेदी हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य थे और युग बोध एवं नवीनता के पोषक थे। भारतेदु से प्रवर्तित हुई हिंदी आलोचना में वैज्ञानिकता की परंपरा को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास ने नवीन ज्ञान विज्ञान के आलोक में विकसित किया। आचार्य द्विवेदी ने जहाँ सरस्वती पत्रिका के संपादन के द्वारा आलोचना की भाषा का रूप सुस्थिर किया, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना के आवश्यक उपादान एकत्र किए, उन्हें व्यवस्थित और संयोजित किया। द्विवेदी युग में सैद्धांतिक और परिचयात्मक आलोचना के साथ साथ तुलनात्मक, मूल्यांकन परक, अन्वेषण और व्याख्यात्मक आलोचना की भी शुरुआत हुई। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि के संचित कोश के रूप में परिभाषित करते हुए ज्ञान की साधना पर विशेष बल दिया, जिसका रचनात्मक उपयोग साहित्य में तो हुआ ही, आलोचना में भी उपयोग किया गया। आचार्य द्विवेदी के कवि और कविता तथा कवि कर्तव्य निबंधों में उनकी काव्य विषयक धारणाएं दृष्टिगत होती है। वे यथार्थ को काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। द्विवेदी जी काव्य भाषा के लिए अलंकारिता के विरुद्ध सहज, सरल और जनसाधारण की भाषा का समर्थन करते हैं और बोलचाल की हिंदी भाषा को आधुनिक साहित्य की भाषा घोषित किया। द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख आलोचक मिश्र बंधु, पम. पद्म सिंह शर्मा तथा पम. कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं को तुलनात्मक आलोचना का पुरस्कर्ता माना जाता है। उनके हिंदी नवरत्न में नवरत्नों का चयन ही कवियों की परस्पर तुलना के द्वारा किया गया था। इन आलोचकों के बीच बिहारी और देव में कौन श्रेष्ठ है को लेकर कई चरणों में तुलनात्मक आलोचनाएं लिखी गई, लेकिन मिश्र बंधुओं की दृष्टि रीतिकालीन संस्कारों से मुक्त नहीं पाई थी। कुल मिलाकर द्विवेदी युगीन आलोचना तीव्रतात्मक और गुण दोष कथन तक की सीमित रही। अध्यापकीय आलोचना।
अध्यापकीय आलोचना की शुरुआत भी द्विवेदी युग की ही देन है। विश्वविद्यालयों में कई शिक्षक अध्यापन के लिए आलोचनात्मक पुस्तक की कमी को पूरा करने के लिए इस दिशा में अग्रसर हुए। इन अध्यापकों में बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान अग्रणी है। बाबू श्याम सुंदर दास ने M.A. के पाठ्यक्रम के लिए साहित्यालोचन, रूपक रहस्य और भाषा रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। हिंदी आलोचना को आधुनिक और गंभीर साहित्यान के रूप में विकसित करने का प्रयास करने वाला साहित्यालोचन संभवतः प्रथम ग्रंथ है। बाबू श्याम सुंदर दास शोधपरक आलोचना का भी विशिष्ट उदाहरण है। शुक्ल युग हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित, गंभीर और समृद्ध करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना को भारतीय साहित्य चिंतन परंपरा और पाश्चात्य साहित्य परंपरा के समन्वय से समृद्ध किया। उनकी आलोचना दृष्टि भारतेंदु युग की उसी सामाजिक नैतिक चेतना से रूपाकार ग्रहण करती है जिसका विकास रीतिवाद विरोधी अभियान के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ता है। आचार्य शुक्ल ने निजी पसंद नापसंद पर आधारित आलोचना को खारिज करके साहित्य के वस्तुवादी दृष्टिकोण का विकास किया। उन्होंने साहित्यिक आलोचना और इतिहास के लिए साहित्येतर और उपयोगितावादी मानदंडों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि के निबंधों के साथ ही सूरदास, जायसी और तुलसीदास के काव्य के व्यवस्थित मूल्यांकन की प्रक्रिया में कुछ बीज शब्द गढ़े जो आलोचनात्मक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुए। कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद, हृदय की मुक्तावस्था, आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था, लोक सामान्य, साधारणीकरण, लोक मंगल आदि प्रतिमानों की स्थापना साहित्यिक समीक्षाओं के आधार पर करते हैं, इसलिए उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना में संगति है। वे सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि मानते हैं तो तुलसीदास को साधनावस्था का और जायसी के काव्य में प्रेम की पीर की व्यंजना को महत्व देते हैं। शुक्ल जी छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र के बाहर की चीज समझते थे। आचार्य शुक्ल ने उपन्यासों और कहानियों पर भी विचार करते हुए लेखकों से व्यापक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के चित्रण करने का आग्रह किया है। उनके सहवर्ती आलोचकों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य चंद्रबली पांडेय और रामदहन मिश्र प्रमुख है जो अपनी अपनी तरह से शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि का ही विस्तार कर रहे थे। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष थे, लेकिन शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी मान्यताओं के साथ टकराहट के साथ शुरू हुआ। टकराहट का प्रमुख कारण था और टकराने वालों में छायावाद के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख रखने वाले रचनाकार और समीक्षक थे। शुक्ल जी के समकालीन कवियों में प्रसाद, पंत और निराला प्रमुख थे जिन्होंने छायावादी काव्य रचना के साथ ही छायावाद के संदर्भ में शुक्ल जी मान्यताओं और प्राचीन शास्त्रवादी साहित्य मूल्यों का प्रतिवाद करते हुए छायावादी काव्य रचना को समझने के लिए एक दृष्टि प्रदान की। पंत के पल्लव को छायावादी आलोचना के नए प्रतिमानों का पहला घोषणा पत्र कहा जाता है। इन कवि आलोचकों ने छायावादी साहित्य की काव्य भाषा, यथार्थ निरूपण, अर्थ मीमांसा, छंद मुक्ति, शिल्प बोध आदि के एक नए साहित्य शास्त्र द्वारा काव्य बोध कराने का मार्ग प्रशस्त किया। पंत का काव्य भाषा विश्लेषण, निराला का छंद संबंधी विचार और महादेवी के गीत विधा विवेचन का हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण स्थान है। यही नहीं, निराला ने हिंदी आलोचना में पहली बार कविता के आवयविक सिद्धांत की व्याख्या की और प्रसाद ने हिंदी आलोचना को दार्शनिक धरातल प्रदान किया। हिंदी आलोचना को जो प्रौढ़ता और सुव्यवस्था आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया था, उसे आगे ले जाने का चुनौतीपूर्ण कार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र की महान त्रयी ने किया। ये तीनों अलग अलग विषयों पर शुक्ल जी से टकराए भी। नंद दुलारे वाजपेयी का शुक्ल जी से मतभेद केवल छायावादी काव्य को लेकर था और उनका हिंदी आलोचना में सबसे महान योगदान छायावाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना है और उन्होंने सिद्ध किया छायावाद की मूल प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। वाजपेयी जी काव्य सौष्ठव को सर्वोपरि महत्व दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का शुक्ल जी मतभेद इतिहास बोध को लेकर था। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को एक संवेद भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास और प्रस्ताव किया। काव्य रूढ़ियों और कवि प्रसिद्धियों के माध्यम से काव्य के अध्ययन का प्रस्ताव भी हिंदी आलोचना को एक महत्वपूर्ण देन है। इस आधार पर ही द्विवेदी जी पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किया। साहित्य और जन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से मानवतावादी था, जो शुक्ल जी के लोकमंगलवाद से काफी दूर तक मेल खाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने फ्रॉयडीय प्रभाव के तहत मनोविश्लेषणात्मक व्याख्याएं की और शास्त्र विवेचन करते हुए भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समानांतर सिद्धांतों की तुलना कर दोनों के बीच समान तत्वों की खोज की।
शुक्लोत्तर आलोचकों में डॉक्टर देवराज का स्वर कुछ अलग था। उन्होंने शुक्ल जी के सूत्रों और कुछ नई प्रवृत्तियों के आधार पर छायावाद की दुर्बलताओं की सोदाहरण व्याख्या करते हुए छायावाद के पतन की घोषणा कर दी और सांस्कृतिक बोध को साहित्य के प्रतिमान के रूप में स्थापित किया। शुक्लोत्तर आलोचना में अज्ञेय का भी अहम योगदान है। उनकी भूमिकाओं कवि दृष्टि, निबंध, त्रिशंकु, आत्मनिपद, अद्यतन और समग्र विवेचन संवत्सर में साहित्य ही नहीं, रचनात्मकता और संप्रेषण मात्र की विविध समस्याओं का गहरा और सुलझा हुआ विश्लेषण हुआ है। प्रगतिवादी आलोचना। शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचना का विकास अनेक दिशाओं में हुआ। इनमें प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी, दार्शनिक और शैली वैज्ञानिक आलोचना प्रवृत्तियां प्रमुख है। प्रगतिवादी आलोचना का आधार मार्क्सवादी आलोचना थी। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, रानगीर राघव और नामवर सिंह प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक रहे हैं। रामविलास शर्मा ने हिंदी साहित्य को वैचारिक कठमूल्यपन से बाहर निकाला और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य की पुनर्व्याख्या की। आदि काव्य से लेकर समकालीन साहित्य हिंदी की ठेठ जातीय परंपरा को स्थापित किया, जिसका प्रतिनिधि उन्होंने भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और निराला को माना है, लेकिन उन्होंने कोई नया सिद्धांत विवेचन नहीं किया। अपने समकालीन मार्क्सवादी आलोचकों के आचार्य शुक्ल विरोधी दृष्टिकोण का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने शुक्ल जी की विरासत और लोकवादी परंपरा का विकास किया और कहा कि आचार्य शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचंद और निराला ने। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रानगीर राघव ने मूलतः मार्क्सवादी सिद्धांतों का पक्ष पोषण किया और उसे व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया। मुक्तिबोध ने साहित्य के अध्ययन को अंततः मानव सत्ता के अध्ययन के रूप में स्वीकृति और रचना प्रक्रिया के विश्लेषण पर जोर देते हुए कामायनी का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। नामवर सिंह के यहाँ मार्क्सवादी आलोचना का रचनात्मक और परिष्कृत रूप सामने आया। नामवर सिंह से छायावादी काव्य के उपनिवेश विरोधी और रूढ़िवाद विरोधी चरित्र का उद्घाटन किया और काव्य के नए प्रतिमानों का प्रश्न कविता के नए प्रतिमान में उठाया, जिस पर पश्चिम की रूपवादी आलोचना का गहरा प्रभाव है। मुक्तिबोध की रचनाओं पर गंभीर विवेचन भी सबसे पहले इसी पुस्तक में किया गया है। नामवर सिंह के बाद विश्वंभर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र और मैनेजर पांडेय ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में कुछ साफ सुथरी व्यावहारिक आलोचना के विकास में अहम योगदान किया है। नई समीक्षा। इस प्रगतिवादी आलोचना के समानांतर आलोचकों का एक समूह परिमल से जुड़ा हुआ था, जिसका मुख्य केंद्र इलाहाबाद था। इस समूह के आलोचकों में धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त प्रमुख थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या में आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक प्रतिमानों और सूत्रों को ही नवीन भाषिक संवेदना और रचनाशीलता के संदर्भ में स्थापित करते हैं। 50 के बाद हिंदी आलोचना पश्चिमोन्मुखता से भी प्रभावित हुई। इसके बावजूद इनमें अपने जातीय स्वरूप का आकर्षण बना रहा और अपने मूल की ओर लौटने की पुरजोर कवायद की, जिसका असर नई कविता के काव्य भाषा के विकास में देखा जा सकता है। आलोचना के बढ़ते आयाम। छठे और सातवें दशक में हिंदी आलोचना कविता के आभा मंडल से युक्त होते हुए भी कथा साहित्य, नाटक और अन्य विधाओं को लेकर स्वतंत्र आलोचनात्मक प्रतिमानों और सिद्धांतों की नवीन आधारभूमि की तलाश की ओर अग्रसर हुई और आजादी के साहित्य रचना और सामाजिक परिस्थितियों में हुए बदलाव को देखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस दिशा में विजय देव नारायण शाही की भूमिका प्रमुख है। आलोचकों के आलोचक के रूप में विख्यात शाही ने तत्कालीन आलोचनात्मक विवादों में सजग हस्तक्षेप किया और न केवल पश्चिम और पूर्व के काव्यांदोलनों के बुनियादी अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने जायसी में आग्रह किया कि जायसी को सूफी के बजाय कवि के रूप में देखा जाना चाहिए। आधुनिक आलोचकों में शाही के अलावा डॉक्टर रघुवंश ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने शमशेर बहादुर सिंह और विपिन कुमार अग्रवाल की समग्र समीक्षा करते हुए आधुनिक साहित्य के सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट किया और प्राचीन काव्यशास्त्र की आधुनिक साहित्य से संगति स्थापित किया। कथा समीक्षा के प्रति बढ़ता आग्रह। आलोचना की नई दिशा की तलाश में दूसरा महत्वपूर्ण नाम देवी शंकर अवस्थी का है, जिन्होंने अपने जीवन में विवेक के रंग और नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति की भूमिकाओं में किसी भी कृति की समीक्षा मूल्य साझे अर्थात साहित्यिक मूल्यों के आधार पर करने का आग्रह किया। अवस्थी जी ने सबसे पहले कहानी की समीक्षा के लिए काव्य प्रतिमानों को लागू करने के खतरों से आगाह करते हुए उनसे इतर कुछ आलोचनात्मक बीज शब्दों का संकेत किया। बाद में नामवर जी ने कहानी, नई कहानी,
में काव्य प्रतिमानों के आधार पर कथा समीक्षा की एक नई सैद्धांतिकी विकसित करने की कोशिश की। उपन्यास आलोचना के प्रतिमानों और सूत्रों को व्यवस्थित करने में नेमिचंद जैन और डॉक्टर गोपाल राय का प्रमुख योगदान रहा है। हिंदी उपन्यास की आलोचना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान नेमिचंद जैन और उनके अधूरे साक्षात्कार का है। इसमें उन्होंने हिंदी उपन्यास की मानवीय और कलात्मक सार्थकता की खोज की और अपने बहुस्तरीय अनुशीलन के द्वारा हिंदी उपन्यास के सामान्य स्वरूप और उसकी विविधता पर प्रकाश डाला। नाट्य समीक्षा का बदलता स्वरूप। इस दौर में नाट्य समीक्षा में नेमिचंद जैन द्वारा संपादित नाटक केंद्रित नटरंग की अहम भूमिका रही है। आजादी के पहले से ही नाटक साहित्यिक विधा से रंगमंचीय विधा के रूप में परिवर्तित होने लगा था। रंगमंच के अनुकूल नाटक की भाषा के सवाल उठाने का श्रेय विपिन कुमार अग्रवाल को है। समकालीन आलोचना का परिदृश्य। 7वें दशक के बाद की आलोचना में काफी वैविध्य है, लेकिन आलोचकों के अपने आग्रह, विचार और विविधता के बावजूद ये कोशिश दिखाई देती है कि अंतर्वस्तु और रचना शिल्प की दृष्टि से एक समावेशी और समेकित आलोचना दृष्टि का विकास किया जा सके। इस दौर के आलोचकों में मलयज, बच्चन सिंह, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी, परमानंद श्रीवास्तव, नंदकिशोर नवल, रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, नंदकिशोर आचार्य, प्रभाकर श्रोतीय, अशोक वाजपेयी और मैनेजर पांडेय आदि प्रमुख है। इनमें से अधिकांश छायावाद को अपनी आलोचना का प्रस्थान बिंदु बनाकर समकालीन कविता की आलोचना में अग्रसर होते हैं। मलयज कविता से साक्षात्कार में आलोच्य कृति के वास्तविक मूल्यांकन की कुंजी उसी कृति के भीतर तलाश पर जोर देते हैं। वे आलोचना में निर्मम तटस्थता को अनिवार्य शर्त मानते हैं और स्वयं निर्ममता से अनुपालन भी करते हैं। निर्मला जैन आलोचना के लिए अनुसंधान, पांडित्य, सिद्धांत, निरूपण और इतिहास आदि को आलोचना के लिए उपयोगी मानते हुए वे ठेठ आलोचना को इनसे अलगाने पर जोर देती है। वे वैचारिक आग्रहों से मुक्त रहते हुए छायावाद को स्वच्छंदता का स्वाभाविक पथ घोषित करती है। उन्होंने कुरु कुरु स्वाहा, जिंदगी नमा और जहाज का पंछी उपन्यासों के मूल्यांकन में वे उपन्यास की रचना प्रक्रिया को समझने पर जोर देती है। विश्वनाथ त्रिपाठी एक और लोकवादी तुलसीदास और मीरा का काव्य में प्रगतिवादी आलोचना की एकांगिकता से बचाते हुए भक्ति काव्य की लोकवादी जनवादी मूल्य दृष्टि का अन्वेषण करते हैं, तो दूसरी ओर देश के इस दौर में परसाई की व्यंग्य दृष्टि की सार्थकता की खोज करते हुए उनके विचार चित्रों की समानता मुक्तिबोध के काव्य बिंबों से स्थापित करते हैं। परमानंद श्रीवास्तव मुख्यतः नई कविता के आलोचक है और वे कविता में सामाजिक राजनीतिक संदर्भों और संरचना के स्तर पर आए बदलाव को सजगता से परखते हैं। रमेश चंद्र शाह सृजनात्मक समीक्षा पर जोर देते हैं और रचनाकार की सृजन प्रक्रिया का आत्मीय विश्लेषण आवश्यक मानते हैं, लेकिन उनकी आलोचना भाषा की दुरूहता उनकी आलोचना दृष्टि को बाधित करती है। मैनेजर पांडेय का आलोचनात्मक प्रखर है। उन्होंने यद्यपि आलोचना की कोई सैद्धांतिकी या पद्धति तो निर्मित नहीं की, लेकिन उनके समीक्षात्मक लेखों और टिप्पणियों में एक ओर कला की स्वायत्ता और आलोचना के जनतंत्र जैसे मूल्य निरपेक्ष कलावादी मान्यताओं का विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर वे उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी आलोचना दृष्टि और पद्धति का भी विरोध करते हैं। स्वाधीनता के बाद दलित चेतना का विकास भारतीय समाज की एक बड़ी परिघटना है। हिंदी साहित्य और आलोचना में नैमिष राय, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, कंवल भारती और शिवराज सिंह बेचैन आदि ने दलित चिंतन की सैद्धांतिकी और सौंदर्य शास्त्रीय विकास की दिशा में पर्याप्त कार्य किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमें वहां पर भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।